Good afternoon to all of you. Today we will discuss about the process of evaluation. In the previous terms, we will learn about the assessment and measurement. As you know, आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि वास्तव में मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। हमें ऑडिबल आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. विजिबल स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देखिए, जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं या इवेल्युएशन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह मापन और आकलन से थोड़ा बृहद एस्पेक्ट में इसकी हम बात करते हैं। और जब बायोलॉजिकल साइंसेस की बात होगी, जब हम जीव विज्ञान की बात करेंगे तो हम असेसमेंट में या आप लोगों ने पिछले टर्म में मेजरमेंट की बात करी जिसमें 3 एस्पेक्ट्स की आप बात करते हैं, उसकी कॉग्निशन का, अफेक्शन का और साइकोमोटर डोमेन का। तो जहां तक हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, जहां पे आप सेक्शन कटिंग, स्पॉट्स की पहचानिंग, स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन, तमाम जो आप एस्पेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंसेस में आप करते हैं, इन 3 पक्षों पे हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। और इन्हीं तीनों पक्षों के वैल्यू जजमेंट के लिए या यूं कह लीजिए कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको हम मूल्यांकन के रूप में देखते हैं या उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं। किसी चीज को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, उसकी वांछनीयता को देखना कि हमारे लिए कितना वह वांछित है और किन उद्देश्यों को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, कहां तक हमने चीजों को गेन किया है, अचीव किया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि वास्तव में मूल्यांकन का जीव विज्ञान में क्या संप्रत्यय है, इसके कौन कौन से रोल हैं और इसका क्या महत्व होगा। जब हम के इन जनरल आप इसको सामान्य मूल्यांकन से भी समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो हम उसके रेफरेंस पे इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। इन जनरल हम अगर आप जानते ही हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और बायोलॉजिकल साइंसेस में जब आप बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इवेल्युएशन। जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की, इट मे बी थियोरेटिकल, इट मे बी प्रैक्टिकल, चाहे जो सा भी हम जो कुछ भी हम सीखने और सिखाने की कोशिश करते हैं एज ए टीचर, आप भी अभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो कभी भी मूल्यांकन को हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखते हैं। यदि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से वहां पर मूल्यांकन की प्रक्रिया भी होगी ही होगी। उसको वो इनसेपरेबल पार्ट है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का इनसेपरेबल पार्ट है इवेल्युएशन। यदि हम शिक्षण अधिगम की बात करेंगे तो तुरंत वहीं पे इवेल्युएशन की भी बात होगी। हमको किसी न किसी निर्णय पे पहुंचना होगा जो भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं, चाहे बायोलॉजिकल साइंसेज हो चाहे कोई सा भी बात हो। और इवेल्युएशन को हम केवल ये नहीं कह सकते कि एक निश्चित समय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir.
हेलो। Yes, sir. तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जब हम मूल्यांकन की बात करेंगे तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का इनसेपरेबल पार्ट है मूल्यांकन, इसको हम अलग करके नहीं देख सकते। यदि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चलेगी तो निश्चित रूप से वहां पर मूल्यांकन की भी प्रक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो एक पक्षी बात हो जाएगी कि आपने क्या बताया और कहां तक आपने अचीव किया, ये चीज आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं, जैसे कल हमने आपसे सीसीई की भी बात करी थी कि क्या है सीसीई, जिसको आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करते हैं, तो इवेल्युएशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। मूल्यांकन की प्रक्रिया आपकी सतत होनी चाहिए। यदि आपका केवल ध्यान इस बात पे है कि एक पीरियडिकल एक्सरसाइज कर दें, अर्थात एक सत्र का अगर मान लीजिए सेमेस्टर की परीक्षा में लास्ट में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएं और आप उसको रट घोट करके किसी तरीके लिख दें और वही आपका मूल्यांकन का आधार बने, इट इज नॉट फेयर। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जब साल भर या एक सेमेस्टर में आप जो स्टडी कर रहे हैं, उस एक सेमेस्टर की या एक साल का जब मूल्यांकन है वो 4-5 प्रश्नों के माध्यम से और केवल लिखित तरीके से किसी का मूल्यांकन कर लिया जाए, ये वास्तव में सच कहा जाए तो स्टूडेंट के साथ भी इनजस्टिस है। यदि आप ये कहते हैं भाई, जैसे हमने आपसे पहले भी चर्चा करी है कि जैसे अगर मछली से कहा जाए, उसको परीक्षा लिया जाए कि तुम पेड़ में कितना चढ़ पाती हो, और बंदर से कहा जाए कि तुम कितना तेज दौड़ सकते हो, जिराफ से कहा जाए कि तुम पानी में कितना चल सकते हो, तो हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया भी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। एक बात तो ये है कि जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो स्टूडेंट की आपको ये बात जानना है कि स्टूडेंट को लर्निंग एक्सपीरियंसेस कितने हुए, उसकी अधिगम अनुभव, उसने कितना अनुभव प्राप्त किया, और वो अधिगम का अनुभव हो सकता है क्लासरूम टीचिंग के दौरान जब वो लेक्चर सुन रहा हो, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहा हो, तब प्राप्त हो सकता है प्रैक्टिकल की क्लास में उसको मिल रहा हो सकता है वो लाइब्रेरी में जा रहा हो तो वहां पे चीजें मिल रही हो, या आउटसाइड द क्लास शिक्षक से जब उसका इंटरेक्शन हो रहा हो तो वहां पे चीजों को सीख रहा हो। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के रूप में आप इवेल्युएशन को अगर ब्रॉडर रेस्पेक्ट में समझेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा कक्ष में जो चीजें पढ़ा दी गई बायोलॉजिकल साइंसेज में, आपने सेल पढ़ा दिया, टिश्यू पढ़ा दिया और सारा उनको सिस्टम के बारे में बता दिया और इसी के बारे में पूछ लिया, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। उस पर्टिकुलर पेपर के पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, और वो हो सकता है रटने से, चीजों को करने से भी आ जाए। लेकिन जब तीनों पक्षों की आप बात करेंगे, कॉग्निशन, अफेक्टिव और साइकोडोमन की, तो इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। आपको मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया में सभी पक्षों को उसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। देखिए, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके विश्वविद्यालय ने भी इस बात को समझा, और आप लोग फर्स्ट मिड की जो परीक्षाएं देते हैं वो सारी परीक्षाएं आपकी रिटन तरह की होती हैं। आप डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, कितना फैक्चुअल नॉलेज आप तक, थ्योरेटिकल, विचारशील कितने, इन सारी चीजों को देखा जाता है। लेकिन सेकंड जो आपका मिड का सेमेस्टर का जो परीक्षाएं हैं, इट इज इंटरनल एंड इट इज बेस्ड ऑन असाइनमेंट। वो कुछ आपको दत्त कार्य दिए, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई असाइनमेंट दे हो सकता है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकता है, जो भी आपके पेपर के लिए फिजिबल हो, और एंड सेमेस्टर में तो आप परीक्षाएं देते ही देते हैं। इसलिए मूल्यांकन को आप सतत प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, और केवल पीरियोडिकल एक्सरसाइज के रूप में को देखा जाएगा तो कभी भी मूल्यांकन के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं किया जा सकता है। जब आप टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं तो केवल विद्यार्थी का मूल्यांकन इसमें सम्मिलित नहीं है। जैसे कल भी हम आपसे असेसमेंट की बात कर रहे थे, जब मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी किसी भी कक्षा के लिए, बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए, फिजिकल साइंसेज के लिए, लैंग्वेजेज के लिए, या सोशल साइंसेज के लिए, किसी की भी आप बात कर लीजिए, ये निश्चित रूप से शिक्षक को इस बात के लिए हेल्प करता है कि उसकी टीचिंग कैसी हो रही है। आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, जब आपका मूल्यांकन किया जाएगा, अभी आपकी माइक्रो टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, सारी चीजें बाकी हैं, देखिए कब तक होती हैं वो। तो ये जो प्रक्रिया होगी उसमें आपका मूल्यांकन होगा कि आपका शिक्षण में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। सिमिलरली, ऑन द अदर हैंड,
विद्यार्थी की इस बात की इंप्रूवमेंट देखी जाएगी कि उसकी लर्निंग में कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये दोनों में सहायता करता है। मूल्यांकन जब आप करेंगे, किसी निर्णय पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोई जजमेंट आप करेंगे, तो निश्चित रूप से शिक्षक की शिक्षण के लिए और विद्यार्थी के अधिगम के लिए कौन कौन से इंप्रूवमेंट के रास्ते अपनाए जा सकते हैं, इसमें वो दोनों को हेल्प करता है। और उसी तरह से आप कह सकते हैं हेल्प इन फॉर्मिंग द वैल्यूज ऑफ जजमेंट, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के बारे में निर्णय नहीं लेंगे, उसकी शैक्षिक स्तर को आप नहीं जानेंगे कि कहां पर उसका कहां तक वो चीजों को सीख पाया है, या विद्यार्थी के अधिगम का स्तर यदि आपको नहीं पता चलेगा, तब उसके बारे में ना तो कोई आप जजमेंट ले सकते हैं, ना ही कोई इंप्रूवमेंट की बात कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपके एज ए टीचर और एज ए लर्नर दोनों बातें हैं। एक शिक्षक के तरीके और एक अधिगमकर्ता के तरीके भी आपको इस बात को समझना होगा कि हमारा अचीवमेंट कहां तक रहा है, अर्थात शिक्षक का अचीवमेंट अपनी क्लासरूम के लिए कैसा है और विद्यार्थी के लिए क्लासरूम में कैसा है। इन दोनों चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आप कह सकते हैं कि जो शिक्षक है, जो टीचर, जैसे भी आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो टीचर्स मस्ट एक्वायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन क्लासरूम्स। जैसे हम लोगों का भी उद्देश्य क्या है, जैसे आपको अभी तमाम तरह के जो टीचिंग स्किल्स सिखाने हैं, हमारा जो उद्देश्य है हमारे विभाग का, अभी आपके सभी टीचर्स का ये जरूरी है कि आपको विभिन्न स्किल्स के बारे में जानकारी हो जाए, जो भी शिक्षण के कौशल होने चाहिए वो आपको पता चल जाए, और केवल शिक्षण के ही साथ साथ आपको मूल्यांकन के भी सभी तरीकों को पता होना चाहिए। क्योंकि जिस क्लास को भी आप डील करने जाएंगे, हम लोग तो मान लीजिए फिर भी हायर एजुकेशन में आपके साथ है, आप लोगों की समझ काफी मतलब छोटे बच्चों से तुलना में तो बहुत एडवांस है, तो आप लोगों की समझ को हम लोगों को बताने में कोई वो नहीं है। लेकिन जिस क्लास को आप डील करने जाएंगे, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट होंगे। और जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट कैपेसिटी वाले, डिफरेंट एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स भी आपको मिलेंगे। तो उस स्थिति में आपका मूल्यांकन की प्रक्रिया कौन कौन सी होगी, इसके बारे में आपको ज्ञान और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में जब आप इंक्लूसिव एजुकेशन की भी बात कर रहे हो, जब स्पेशल क्लासेस नहीं होंगी, सारे बच्चों को एक ही कक्षा में जब पढ़ाया जाएगा, तो यू हैव टू नो अबाउट द इवेल्युएशन फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर जनरल इवेल्युएशन प्रोसेस। आपको उनके स्तर तक उनकी कैपेबिलिटी को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनके सही आप जस्टिस कर पाएंगे। और शिक्षक कहीं ना कहीं न्यायकर्ता के रूप में होता है। आपको ये जजमेंट करना है कि विद्यार्थी को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उसकी एबिलिटी के हिसाब से आप उसको जज करें, उसको इवेल्युएट करें। तो आपको मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों के बारे में, विभिन्न ज्ञान के बारे में, विभिन्न विधियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग टूल्स के बारे में पढ़े होंगे, किसी न किसी सेमेस्टर में जरूर होगा, नहीं होगा तो आएगा वो, कि कितने प्रकार के टूल्स आप यूज करते हैं क्लासरूम्स में। हमारा वो टॉपिक यहाँ पे नहीं है, लेकिन इवेल्युएशन में निश्चित रूप से आपको उन विभिन्न विधियों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि आप विद्यार्थियों के साथ जस्टिस कर सकें। इसीलिए कहते हैं आप कि इवेल्युएशन इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू मेजरमेंट एंड असेसमेंट। जब आप मापन की बात कर रहे हो, हमने कहा सिंपल, आप किसी को नंबर असाइन कर रहे हैं, किसी को सिंबल असाइन कर रहे हैं, जब ये सारी चीज बातें आप कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर जो आपका एस्पेक्ट होगा वो मूल्यांकन की तुलना में थोड़ा नैरोवर है। लेकिन जो आपका इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, ये ब्रॉडर है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर आपको किसी न किसी निर्णय पे लेने की बातें हैं, और उसके लिए जरूरी होगा कि जब तक आप मेजरमेंट करेंगे नहीं, तब तक आप उनका इवेल्युएशन नहीं, असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, और असेस नहीं कर पाएंगे तो उनका इवेल्युएट आप नहीं कर पाएंगे। तो इन पक्षों में आपको सतत, और जिसको आप कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन बहुत जरूरी है आपके सारे विषयों के इवेल्युएशन के लिए। कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इवेल्युएशन को विभिन्न तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की है। आप अगर देखेंगे तो विभिन्न
शिक्षा शास्त्रियों की अलग अलग परिभाषाएं आपको मिलेंगी। जो दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिसको इन जनरल आप कह सकते हैं डिफिनीशन है, और बीबी की भी एक बहुत फेमस डिफिनीशन है जिन्होंने इवैल्यूएशन को काफी विस्तार से डिस्क्राइब किया है। एक बात आप कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। क्यों? आप जानते हैं कि जब इवैल्यूएशन होगा तो निश्चित रूप से वहां पे मेजरमेंट होगा, और जब आप मापन को सम्मिलित करेंगे तो आप किसी न किसी प्रकार के आंकड़ों को, प्रदत्तों को आपको इकट्ठा करना होगा। जैसे विद्यार्थी की आईक्यू आप देखते हैं, विद्यार्थी की पर्सनालिटी देखते हैं, विद्यार्थी का इंटरेस्ट देखते हैं, विद्यार्थी का जो कह लीजिए कि उनकी अचीवमेंट को देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को आप मेजर करते हैं कि विद्यार्थी आपके क्लासरूम का औसत स्तर क्या है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस सर। तो इवैल्यूएशन को आप एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, एंड कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। केवल डाटा का कलेक्शन जहां तक बात है तो वो तो मेजरमेंट की बात है। आपने सारे विद्यार्थियों की आईक्यू निकाल ली, सारे विद्यार्थियों का अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लिया, सारे विद्यार्थियों का अपने एनेक्डोटल रिकॉर्ड से जान लिया कि अमुक विद्यार्थी का क्या है, स्तर क्या है। ये सारी चीजें तो कलेक्शन से संबंधित है। जो उनके पिछले क्लासेस की जो क्लास रिपोर्ट होगी उनसे चीजों आपको पता चल जाएगी। लेकिन यू हैव टू एनालाइज दोज डाटा। आपको हर विद्यार्थियों के उन जो आंकड़े हैं उनके क्लासरूम से लिखे हुए, या जो आपने परीक्षाएं खुद जो आप कंडक्ट कर रहे हैं उनसे संबंधित उन चीजों को एनालिसिस करना, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, किस बात के लिए? ये निर्धारित करने के लिए कि व्हाट, कि वेदर एंड टू व्हाट डिग्री ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन आर बीइंग अचीव्ड। जो पिछली क्लासेस थी, मान लीजिए आप विद्यार्थी को कक्षा 6 में आप उनको पढ़ा रहे हैं, या 7th में पढ़ा रहे हैं, 8th में पढ़ा रहे हैं, तो एक बात तो ये जानना कि पीछे की क्लासेस में जो भी वो पढ़ के आ रहा हो सकता है प्राथमिक विद्यालय में या एलिमेंट्री स्कूल्स में यदि आपका नियुक्ति होती है तो आपको निश्चित रूप से 5, 6, 7 मिलता है, या प्राइमरी स्कूल्स में आपको 2, 3, 4 की कक्षाएं यदि मिलती हैं तो वहां पे विद्यार्थी की पीछे की क्लासेस की रिपोर्ट आपके पास होंगी। तो आपको ये जानने में उससे मदद मिलेगी कि विद्यार्थी का कहाँ तक उसने सीखा है। उसके स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि वो मीडियोकर स्टूडेंट है, बैकवर्ड है, या गिफ्टेड है, किस प्रकार का स्टूडेंट है। ये उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट से आपको पता चल जाएगा, और उसके हिसाब से फिर आप प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या उसको अचीव करना भी बाकी रह गया जिसको आपको अचीव कराना है। और बहुत जरूरी होगा, यदि कोई पिछड़ा स्टूडेंट होगा तो आपको एक्स्ट्रा कैलिबर लगा करके, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करके उसको कम से कम जो मिडिल उसका जो है, जो एवरेज है उनका अचीवमेंट वहां तक ले आने की कोशिश करनी होगी। उसके लिए आपको ट्यूटोरियल लगानी हो या एक्स्ट्रा क्लासेस उनको कंडक्ट करनी हो, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपको करना होगा। और बायोलॉजिकल साइंसेज में तो खास तौर से जरूरी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिन एस्पेक्ट्स पे यदि आप देखिए तो लोअर क्लासेस में चर्चा ही नहीं होती है ना। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि आप 12th में रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स छूट जाते हैं। आपके नंबर तो बहुत 90% 95% आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे ऐसे टीचिंग पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, जो टीचर क्लासरूम में डील ही नहीं करता। और उन परिस्थितियों में आगे विद्यार्थी का जो अचीवमेंट होता है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो वहां पे आपको विद्यार्थी के साथ एक्स्ट्रा टाइम दे करके, एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसको उस एवरेज लेवल तक, उस मिनिमम लेवल तक आपको ले आना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इसीलिए शिक्षक को ये नहीं कि आप क्लासरूम तक ही आपकी टीचिंग सीमित है। और ये तो एक सब्जेक्ट की बात हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो क्लासरूम के बाहर शिक्षक डील करता है। तो उन सारी चीजों के लिए आप तभी आप उसके बारे में सही निर्णय ले सकते हैं जब आप उस सिस्टमेटिक प्रोसेस से उसके संबंधित डाटा को इकट्ठा करें और फिर उसके एनालिसिस करके उसके हिसाब से उसको आप सपोर्ट मुहैया करें। एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट कह लीजिए, सीईबीबी हैं, जिन्होंने 1977 में इवेल्युएशन को डिफाइन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस leading as a part of process do a judgment to value with a view to action।
यहां देखिए इस डेफिनेशन में आपको कहीं ये नहीं पता करना है कि ये बस है कि डाटा इकट्ठा करना, एनालिसिस करना का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ताकि उसके बारे में आप एक निर्धारित कर सके कि क्या सीखा है, क्या सीखने वाला, इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर चार महत्वपूर्ण बात करते हैं बीबी। एक बात तो वो कहते हैं कि सिस्टमेटिक कलेक्शन है किसका, एविडेंस का, उसके संबंधित तमाम प्रमाण आप इकट्ठा करते हैं। हमने अभी आपसे बात करी, आप उनकी आईक्यू के बारे में जानते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में जानते हैं, इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, उनका एटीट्यूड किसी विशेष क्षेत्र में जानते हैं, उनका स्तर जानने की कोशिश करते हैं, पर्सनालिटी जानने की कोशिश करते हैं, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट है, किस प्रकार के, ये सारी चीजें जो हैं वो आप उनसे संबंधित एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं और फिर उसकी आप व्याख्या करते हैं कि यदि फला स्टूडेंट की मैथमेटिक्स में यदि नंबर कम है, बायोलॉजी में यदि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, इट मीन्स कि वो बायोलॉजिकल साइंसेज में हो सकता है अच्छा कर सकता हो, मैथमेटिक्स में वो काम अच्छा ना कर सकता हो, तो आप उसके लिए आप एक निर्णय ले सकते हैं कि उस क्षेत्र में आप करें। तो केवल इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस एंड कलेक्शन एविडेंस नहीं है, यहाँ पर एक जजमेंट ऑफ वैल्यू है। आपको निर्णय लेने की भी एक प्रक्रिया के रूप में इवैल्यूएशन देखते हैं बीबी। और किस लिए? विथ ए व्यू टू एक्शन। केवल उनको जजमेंट लेकर के दे देना नहीं, मूल्यांकन के बाद आप कुछ क्रियात्मक रूप से उनके लिए कुछ काम करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं। वो एक्शन यहाँ पर ये चार डिफरेंट एस्पेक्ट्स में भी बात करते हैं। और चार तरह के जो की एलिमेंट्स इनके डेफिनेशन की, एक उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, विद्यार्थी से संबंधित एक सिस्टमेटिक एविडेंस का कलेक्शन है। एविडेंस का मतलब प्रमाण, आंकड़े कह सकते हैं, कुछ भी, आईक्यू, उनकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड, उनका अचीवमेंट, जो भी आप कह लीजिए, जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानना चाहते हैं, उसके लिए एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। दूसरी बात उन्होंने कहा, ये सारे एविडेंसेस का जो भी आपने उनसे संबंधित जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं, जो प्रमाण इकट्ठे किए हैं, उसका व्याख्या करना, ये भी इवेल्युएशन का पार्ट है। और जजमेंट ऑफ वैल्यू, जो आपने व्याख्या कर रहे हैं उसके लिए आप एक जजमेंट, एक निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचे, व्याख्या करने के बाद किसी एक निश्चित वैल्यू पर पहुंचे, किसी एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे, ताकि फर्दर उनके लिए काम करने की दिशा में कुछ बताया जा सके कि आप ये करो, है ना। इसीलिए गाइडेंस काउंसलिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब तक आप विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं करेंगे या मापन नहीं करेंगे, तब तक आप उनको सही गाइडेंस नहीं दे सकते। और गाइडेंस का ये मतलब नहीं है कि जैसे कोई विद्यार्थी आपके पास आया, कहा कि मैडम या सर हम कौन सा विषय ले लें, और आपने फट से उनका स्कोर कार्ड देखा और बता दिया कि आपके घर का ही कोई, मान लीजिए आपका सगा संबंधी है, उसको आपने कह दिया कि फला विषय ले लो। लेकिन गाइडेंस सीधे किसी समस्या का समाधान नहीं बताता। आप यदि किसी को निर्देशित कर रहे हो, किसी को गाइड कर रहे हो, तो आपका हमेशा यह उद्देश्य होना चाहिए कि आप उसको ही इतना कैपेबल बना दीजिए कि फर्दर यदि भविष्य में इस प्रकार की कोई समस्या आ रही हो तो खुद ही चीजों को वो जज कर सके, खुद ही निर्णय ले सके। गाइडेंस का मतलब नहीं कि आप सीधे सीधे उसको कोई एक रास्ता बता दीजिए कि ये काम कर लो। आपको उस विद्यार्थी को इतना कैपेबल बना देना है गाइडेंस के माध्यम से कि फर्दर अगर उसके भविष्य में कभी इस प्रकार की कोई अगर समस्या आती है, समस्या तो हर जगह आनी है, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कोई ना कोई समस्या रहेगी, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे वोकेशनल हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और उसमें वो खुद से जज करके खुद से निर्णय लेने के में सक्षम हो जाए, वही बात आपको गाइडेंस में बताती है। तो ये चार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बीबी ने अपनी में बताने की कोशिश की है। सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इन सारे एविडेंसेस का इंटरप्रिटेशन, और इस इंटरप्रिटेशन के आधार पे वैल्यू जजमेंट, और लास्ट में विथ ए व्यू टू एक्शन, काम करने की दिशा में कि आप क्या कर सकते हैं, उसके आधार पे आप उसका जजमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस आधार पे जो आप कौन कौन से कार्य करते हैं, तो जो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है, तीसरा जजमेंट ऑफ वैल्यू है, और व्यू ऑफ एक्शन, इसमें करते क्या क्या है। जो फर्स्ट सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस में, इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस है प्रमाण प्रमाण इकट्ठा करना।
and should be acquired in a systematic and planned way with some degree of precision. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी किसी का देख लिया. It should be in a systematic and planned way. ऐसा नहीं कि एक ही दिन आया विद्यार्थी और सारा कुछ आपने उसी दिन उसका जज करके रख दिया, सारा डाटा उसी दिन इकट्ठा कर लिया. ये भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज आल्सो ए सिस्टमेटिक प्रोसेस. इसमें भी आपको कुछ समय देना होगा. उसके पीछे की प्रगति पुस्तिका को देखना, क्लास के रिकॉर्ड्स को देखना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स को देखना, उसके आधार पे आप प्लानिंग करें कि आज हम कौन सी बात करें. हो सकता है वो घर में मम्मी पापा उसको कोई बात कह दिए, उसका दिमाग ठीक ना हो, तो वो आपको बताने की कोशिश नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं. तो आपको एक बहुत प्रिसाइज्ड वे में बहुत एक्यूरेट डाटा उसे इकट्ठा हो, बहुत ज्यादा टेंशन में भी ना हो और बहुत लिबरल तरीके से भी आप उसके लिए काम ना करें. तो जब आप कलेक्शन करेंगे उसके एविडेंसेस को, उसके डाटा को, तो वो भी आपको बहुत ध्यान दे करके बहुत प्रिसाइज वे में उसको आपको करना है. दूसरा जो है इंटरप्रिटेशन के बारे में क्या है, यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी आपने डाटा या जो एविडेंस कह रहे हैं आप, उन एविडेंस को जो भी आपने इकट्ठा किया, हो सकता है 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 6 महीने में, साल भर में, जितना भी समय आपको लगता हो, जितना कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट होगा उसके हिसाब से उतना समय आपको देना होगा. तो वो जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर किया, जो इकट्ठा किया, इट शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड. यहां पर आप उसको बहुत समय दे करके आपको उसको एनालिसिस करनी होगी. जैसे मान लीजिए आप अगर स्कोर कार्ड की, अगर एजुकेशनल आपकी बात कर रहे हो, एजुकेशनल इवेल्युएशन की बात कर रहे हो, तो उसके स्कोर कार्ड देख करके सारे विषयों को आप ध्यान से देखें कि किस विषय में बच्चे का अचीवमेंट पीछे की सारी क्लासेस में अच्छी रही है, और कौन सा ऐसा विषय जिसमें पिछले वाली क्लास में विद्यार्थी ने अच्छा नहीं किया है. तो ये बहुत ही केयरफुल तरीके से आप उसकी एनालिसिस करें और फिर व्याख्या करें कि अच्छा इसके पीछे कारण क्या हो सकता है. दोबारा भी आपसे उसको संपर्क करना पड़े या आपको उससे संपर्क करना पड़ेगा, अच्छा तुम्हारा बायोलॉजी में तो पिछली बार पीछे की सारी क्लासेस बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन पिछली बार आपकी बायोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं आए, क्या कारण था. अब फिर वो आपको बताएगा, मैडम या सर हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत खराब हो गया था, चाहे जो कुछ भी वो कह रहा हो, या हमको सर अच्छे नहीं मिले, नहीं समझ में आ रही थी बातें, जो भी बात आप उसका इंटरप्रिटेशन के बारे में चीजों को ला सकते हैं. और जो तीसरा वैल्यू जजमेंट है, यहाँ पर जजमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ एन एंडेवर. जो भी आप उसके जो भी प्रयास थे, जो कुछ भी उसने अपनी इच्छा से जो करने की उसने कोशिश की, उसके बारे में आप एक जजमेंट करते हैं कि अच्छा उसकी सारी क्लासेस तो अच्छी थी, टीचर भी अच्छे थे, उसकी बायोलॉजी की उसमें अचीवमेंट इसके लिए, तो ये उसका कारण हो सकता है. तो उसको ओवरकम करने के लिए आप जो एक्शन की बात कर रहे हैं, विथ ए व्यू ऑफ एक्शन, यहाँ पर आप एक कंक्लूजन ओरिएंटेड डिसीजन या डिसीजन ओरिएंटेड काम आपको करते हैं कि बायोलॉजी में उसका अचीवमेंट तो अच्छा है, लेकिन पिछली क्लासेस में अच्छा नहीं था, उसके पीछे यह कारण था, तो यदि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो विद्यार्थी अच्छा कर सकता है. तो ये 4 एलिमेंट जो बीबी ने अपनी डेफिनेशन में बताई है इवैल्यूएशन को, ये आपको अपनी क्लासेस में इंट्रोड्यूस करना है. जब आप अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा. अभी तो नहीं, जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाएंगे तब के लिए नहीं है. जब आप एक फुल फ्लेज्ड, जिसको कहते हैं कि आप जब टीचर हो जाएंगे, जब इन सर्विस में आप आ जाएंगे, उस स्थिति में आपको निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर, इन सारे बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अच्छे शिक्षक, इफेक्टिव टीचर के रूप में आपका वो स्थापित हो सके. आप इसके आधार पे कौन कौन से रोल्स हो सकते हैं इवैल्यूएशन की, बहुत बहुत ब्रॉडर रोल हो सकता है इवैल्यूएशन का. तो बहुत टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही एनॉर्मस रोल है इवैल्यूएशन का. जब आप लर्निंग की बात करते हैं, जब आप अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके आप लर्निंग की बात करेंगे, की बात करेंगे, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. आप इवैल्यूएशन के ही आधार पे अपने अगली क्लासेस के ऑब्जेक्टिव्स को आपको फॉर्मुलेट करना है. भाई जब तक आप अपने विद्यार्थी का स्तर नहीं जानेंगे, तब तक उनके लिए क्या उद्देश्य आप निर्धारित करेंगे कैसे पता चलेगा. इसीलिए जब आप अभी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाएंगे क्लास में, तो आपको पहली क्लास इंट्रोडक्शन की क्लास होगी. आप क्लासरूम में पूरे एक पीरियड तक, जो भी आपका 40 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 50 मिनट हो, जो भी हो, उसमें आप अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं.
और उनकी एक सामान्य स्तर को जानने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। इट मे बी इट मे बी विथ योर सब्जेक्ट मैटर, उससे संबंधित हो सकता है, उनके सामान्य ज्ञान से संबंधित हो सकता है, जैसा भी आपको क्लास अलॉट होगा उसके हिसाब से आपको उनके सामान्य जो जानकारियां हैं उस विषय से संबंधित जो भी आपको डील करने के लिए वहां पे दिया गया है, और आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस यही दो होंगे, तो उससे संबंधित आप कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने कक्ष का स्तर जानने की कोशिश करते हैं। फिर फर्दर आप ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि अगली क्लास में हमको क्या पढ़ाना है, और वहां पर अपनी कक्ष के जो भी उनका क्लास टीचर होगा उससे भी आप संपर्क करते हैं कि विद्यार्थी कैसे हैं, कहाँ तक आपने पढ़ाया है, हमको किन किन विषयों पर बात करनी है, वो सारी चीजें आप इन दोनों माध्यमों से आप फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। एंड डिजाइनिंग ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है। देखिए, जनरली शिक्षक जो क्लासरूम में पढ़ाता है, हमारा ज्यादातर जो विषय रहता है या जो हमारा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो यहीं तक सीमित रहता है कि हम कितना ज्ञान उनको दे दें, वो कितना रट लें, कितना चीजों को जान लें। लेकिन बायोलॉजिकल साइंसेज में लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी है, खासतौर से वो सारे विषय जहां पर किसी भी प्रकार के प्रयोगात्मक चीजें हैं, जहां पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स उस सब्जेक्ट की डिमांड है, वहां पर विद्यार्थी को लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराना शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप विद्यार्थी को हमेशा कोई भी, यदि आप थियोरेटिकल नॉलेज ही उनको दे रहे हो, आप उनको सैद्धांतिक ज्ञान ही देने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि विद्यार्थी उसको अनुभूत कैसे करेगा, उसको अनुभव कैसे प्राप्त होगा। सपोज कीजिए कि आप फोटोसिंथेसिस ही पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए आप रेस्पिरेशन ही पढ़ा रहे हैं, ट्रांसपिरेशन ही पढ़ा रहे हैं, तो ये तो सारी चीजें ठीक है, आप फोटोसिंथेसिस की फोटोलिसिस ऑफ वाटर और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब चीजें आप बताते हैं, है ना, ये तो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन आपका हमेशा यह प्रयास होना चाहिए कि इन चीजों को विद्यार्थी एक्सपीरियंस करे, उसको वो उसको अनुभव प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको कुछ डिजाइन करना होगा, आपको इस बात को डिजाइन करना पड़ेगा कि उसको लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे कैसे, उसको अधिकतम अनुभव कैसे प्राप्त होंगे, ये भी चीजें आपको अपनी क्लासरूम के टीचिंग के दौरान सम्मिलित करनी है। और दूसरा बात है जो जिसको हमने कहा कि इनसेपरेबल पार्ट है असेसमेंट का, जो इवेल्युएशन का, तो वो तो आपको करना ही है कि विद्यार्थी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आपने यदि उनको फोटोसिंथेसिस पढ़ाई, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया, यदि आपने उनको श्वसन की क्रिया बताई, एस्पिरेशन बताया, तो आप अगर विल्मट बबलर मीटर से अगर आप उनको प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो वो कितना करके दिखा रहे हैं। यदि आपने उनको कहा कि आप रेस्पिरेशन के रेट्स को आप काउंट करो, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन की अभिक्रिया को आप समझो, तो उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहा है, इस परफॉर्मेंस को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं क्या रोल है, तो यूजफुल टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन टीचिंग एंड करिकुलम, खासतौर से आपके लिए बहुत जरूरी है। भाई आज की डेट में तो ये है कि जो करिकुलम है वो ऊपर से ही सेट हो जाता है, जो बोर्ड की, जो आपके परिषदीय विद्यालय हैं उनके जो बोर्ड हैं वो निर्धारित कर देते हैं कि करिकुलम क्या होगा। टीचिंग में इंप्रूवमेंट के लिए तो खैर ये आपके स्तर तक की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी करिकुलम में थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं। आपकी नॉलेज अंडर ग्रेजुएट लेवल की है, और यदि यदि आप उनको पढ़ा रहे हैं कि कोई भी चीज, यदि आप, जैसे पिछली बार हमने आपसे क्लास में बात करी थी जियोग्राफी के लिए कि पृथ्वी कैसी है, तो किसी ने कहा गोल है, नारंगी है ना, तो ये करिकुलम का पार्ट आप निश्चित रूप से बिल्कुल बताइए कि उनकी टेक्स्ट बुक में करिकुलम में जो पार्ट है वो तो बताइए ही बताइए, लेकिन करिकुलम को आप अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं, वो करिकुलम में भी आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि नहीं, पृथ्वी का आकार पृथ्व्याकार है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। तो ये बात करिकुलम आपको अपने स्तर पर, भाई आप निश्चित रूप से जिस कक्षा को आपको टीचिंग करने की बात कही जा रही होगी, निश्चित रूप से आपका ज्ञान उस कक्षा के ज्ञान का ऊपर है, आप उससे बारे में ज्यादा जानते हैं।
तो करिकुलम को आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और अपनी टीचिंग उसी हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट में भी यूजफुल है इवेल्युएशन। जब तक आप अपने टीचिंग का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक कोई इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होंगे। और आप पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, शिक्षक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि अपने शिक्षण का मूल्यांकन ही नहीं करता और उसी ढर्रे पे लगातार वो वही 20 साल पुराना जो उसके पास कंटेंट होता है वही कंटेंट वो डिलीवर करते हुए चला जाता है। हम लोग भी क्लास में थे तो शिक्षक थे, वही एक मोटे से कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ चीजें थी, वही हम लोगों को सर लोग बताया करते थे। वो बहुत सारे हायर एजुकेशन में देखते हैं सिलेबस को चेंज करने की बातें नहीं होती, हालांकि अब तो बहुत सारे एनसीएफ की भी बात करिए तो सिलेबस में बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की बात की जाती है। तो वहां पर टीचर को अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट के लिए भी इवेल्युएशन बहुत जरूरी है एंड प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी, पेरेंट्स एंड टू द एजुकेशन सोसाइटी सिस्टम। इवेल्युएशन इसलिए भी जरूरी है कि समाज क्या उत्तरदायित्व क्या होगा वो भी प्रोवाइड करने की जरूरत है। जो माता पिता हैं, जो आपके अभिभावक हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी। भाई मूल्यांकन यदि आप कर रहे हैं तो केवल यहाँ शिक्षक और विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें आप सोसाइटी के अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं, पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं और एजुकेशन सिस्टम जो पूरा हमारा है, जैसे आप सीबीएसई सिस्टम में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम की भी अकाउंटेबिलिटी को सेट करने में कहीं ना कहीं इसमें हमको सहायता मिलती है। कैसे मिलती है? तो 4 एस्पेक्ट्स हमने आपको इसके रोल के बारे में बात करी। एक रोल है टीचिंग का, टीचिंग में कैसे आप इवेल्युएशन क्या सपोर्ट क्या रोल है, टीचिंग में क्या उसकी भूमिका है। दूसरा, करिकुलम में इवेल्युएशन की क्या भूमिका है, सोसाइटी में करिकुलम की क्या भूमिका, इवेल्युएशन की क्या भूमिका और पेरेंट्स के लिए इवेल्युएशन की क्या भूमिका है। एक एक करके देखेंगे। जब हम टीचिंग, करिकुलम, सोसाइटी और पेरेंट्स की बात करते हैं तो चारों एस्पेक्ट्स में इवेल्युएशन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल अदा करता है, कोई ना कोई भूमिका निश्चित रूप से। इवेल्युएशन जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इन 4 पक्षों को भी उसमें आप सम्मिलित करेंगे कि इनकी अलग अलग भूमिकाओं को आप निर्धारित करते हैं। टीचिंग में क्या करते हैं? टीचिंग का जो संबंध है वो शिक्षक से संबंधित है। टीचिंग और करिकुलम यदि दोनों की बात करें तो दोनों ही शिक्षक से संबंधित है। तो टीचिंग में आप अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को देखते हैं, आप कितना इफेक्टिव टीचिंग कर रहे हैं। और हमने आपसे पहले ही कहा कि अनुदेशन और शिक्षण दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। आप लेक्चर को एक स्ट्रेटेजी भी बात करते हैं, लेक्चर को एक मेथड के रूप में भी बात करते हैं। तो टीचिंग स्ट्रेटेजीज आपकी क्या थी, वो व्यूह रचनाएं क्या थी, किन व्यूह रचनाओं को लेकर के आप शिक्षण कार्य कर रहे थे, कौन से मेथड्स आपने अपनाया, कौन सी टेक्निक आपने अपनाई। ये इवेल्युएशन जब तक आप नहीं करेंगे, टीचिंग का जब तक इवेल्युएशन नहीं होगा, आपके शिक्षण का जब तक मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक आप उसकी प्रभावशीलता के बारे में नहीं कह सकते। जैसे आप ही की क्लास के लोग, अभी मान लीजिए अभी आप नॉलेज एक्विजिशन फेज में आप पढ़ रहे हैं, जानते हैं अभी आप सारे लोग शिक्षण कार्य करेंगे, आप ही शिक्षक होंगे, आप ही अपनी कक्षा के विद्यार्थी होंगे, तो आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन प्रभावशाली शिक्षण कार्य कर रहा है, किसने स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई है, कौन सा मेथड अपना रहा है। इसमें इंप्रूवमेंट के लिए भी जरूरी है। एक रोल तो ये है। दूसरा है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर अबाउट टीचिंग। जब मूल्यांकन आपका होगा तब ना आपको पता चलेगा कि आप कैसा शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जब आपका मूल्यांकन नहीं होगा, आपका आपका पीछे बैठा हुआ जो आपके क्लास के विद्यार्थी हैं या आपका जो मेंटर है या हम लोगों में से कोई अगर शिक्षक आपको क्लास में अगर टीचिंग करा रहा होगा, तो जब तक वो आपको फीडबैक नहीं देगा कि आप फला यहाँ पे इस तरह से प्रश्न आप पूछ रहे थे, पहले आपने खड़ा करा दिया फिर प्रश्न पूछा, जो भी तमाम, या ब्लैक बोर्ड पे आप कैसे लिख रहे हैं या आप कैसे उनको पुनर्बलन दे रहे हैं, जब तक इसका फीडबैक आप नहीं मिलेगा तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो फीडबैक भी जरूरी है, मूल्यांकन के लिए जरूरी। जब तक मूल्यांकन होगा तब तक फीडबैक नहीं मिलेगा। और तीसरा एस्पेक्ट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द लर्नर अबाउट द लर्निंग। टीचिंग और अधिगम का दोनों बहुत जरूरी बात है कि विद्यार्थियों को भी उनके अधिगम के बारे में फीडबैक मिलना चाहिए कि आपने कितना सीखा, और वो चीज मूल्यांकन से ही होगा। और पिछली टर्न पे हमने आपसे असेसमेंट के बारे में बात करी ही थी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, उसके बारे में आप जानते ही हैं। तो ये चीजें आप टीचिंग लर्निंग से संबंधित है। दूसरा पार्ट है करिकुलम का, एंड टू इम्प्रूवमेंट द इम्प्रूवमेंट इन कोर्सेज, करिकुलर, टेक्स्ट एंड टीचिंग मटेरियल्स। जो भी अगर करिकुलम का मूल्यांकन न हो, एक एस्पेक्ट बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे, हमने आपसे कहा कि बहुत सारी जो पाठ्यचर्या होती है वो पाठ्यचर्या समय के साथ आउटडेटेड हो जाती है।
आप लोगों ने कहते हुए सुना होगा कि आजकल की छोटी कक्षाओं में वो चीजें पढ़ाई जाती हैं जो हम लोग हाई स्कूल लेवल पे या जूनियर लेवल पे जो हम लोग पढ़ते थे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप ही कहेंगे आज से 8 साल 10 साल बाद आप ही कहेंगे कि जो चीजें हम लोग 11th 12th में पढ़ी या 9th 10th में पढ़ी, वो बच्चों को आजकल जूनियर क्लासेस में पढ़ाई जा रही है। जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन जब इंट्रोड्यूस किया गया छोटी क्लासेस में, तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स इस इकोसिस्टम के बारे में, बायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, ये आप लोगों ने कभी अपनी छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन वो आज की छोटी क्लासेस में इंक्लूडेड है। तो करिकुलम का भी इवेल्युएशन एक रोल है कि इंप्रूवमेंट आप कोर्स, जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, जो करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, या जो टेक्स्ट है उनका। अभी देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, इसमें पूरे जो हिस्ट्री को नए सिरे से या तमाम विषयों को नए सिरे से लिखने की बात, टेक्स्ट को चेंज करने की बातें कही जा रही है। बहुत सारे विश्वविद्यालय इसमें हो हल्ला भी हुआ। इसमें बहुत सारे आप जानते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी बिहार की छपरा की बात थी, और बहुत सारे ऐसे बातें हुई थी। तो वो टेक्स्ट के बारे में इवेल्युएट करना, और टीचिंग मटेरियल, जो शिक्षण की सामग्रियां हैं, उसमें भी आपको इवेल्युएशन, ये एक करिकुलम से रिलेटेड एस्पेक्ट है जिसमें इवेल्युएशन रोल प्ले करता है। दूसरी बात है सोसाइटी क्या है, तो प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ द डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। अल्टीमेटली आप यदि शिक्षक बनेंगे तो आपका एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? आपको सोसाइटी में ही काम करना है ना। तो सोसाइटी की डिमांड क्या है, किस प्रकार के शिक्षक चाहते हैं। जैसे जब किसी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था कि हम कृषि पे जोर दे रहे थे, तो ढेर सारे कृषि विश्वविद्यालय खुले गए। किसी पंचवर्षीय योजना में ये हुआ कि भाई हमको प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी ले आना है, तो ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोली गई। किसी समय में पंचवर्षीय योजना में आई कि नहीं हमारे यहाँ हेल्थ की सर्विसेज ठीक नहीं है, तो हेल्थ पे बहुत, जो डॉक्टर्स के लिए आप मेडिकल कॉलेजेस की बात करने लगे। तो सोसाइटी का डिमांड क्या है, हमारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का मार्केट कहां तक है, इन चीजों के लिए भी इवेल्युएशन करना जरूरी है। इवेल्युएशन जब तक आप नहीं करेंगे इवेल्युएट, तब तक आप सोसाइटी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को नहीं दे सकते हैं। तो सोसाइटी का भी एस्पेक्ट है, और चौथा एस्पेक्ट है पेरेंट्स के व्यू से, एंड इट पेरेंट्स मेनली मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ए परसीव्ड नीड फॉर रेगुलर रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स। पहले जमाने में था कि जो माँ बाप थे, घर में बच्चा बहुत शरारत करता था तो उसको छोड़ देते थे स्कूल में कि जाओ कम से कम 4 घंटा दूर रहेगा तो वहां चीजों को सीखेगा। 4 घंटे के लिए तो हमसे दूर रहेगा, तो अब सारा दारोमदार विद्यालय पे आ जाता था। लेकिन बाद में फिर कॉन्सेप्ट आए पेरेंट टीचर्स मीट की, कि वहां पर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर के भाई साथ बैठेंगे, घर में विद्यार्थी क्या कर रहा है, स्कूल में विद्यार्थी क्या कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ, पीटीएम की जो आप बात करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में जाने, और रेगुलर रिपोर्टिंग हो। पता नहीं आप लोगों के समय में थी कि नहीं, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों की क्लासेस में प्रगति पुस्तिकाएं लिखी जाती थी। उसमें प्रगति पुस्तिका में घर से जो मम्मी पापा थे वो लिख के भेजते थे कि तमाम तरह की चीजें, पैर छुए, नाखून कटे, बाल कटे, ऐसे बहुत सारी चीजें, या घर की कोई एक्टिविटी, तो वो एक शिकायत की तरीके जाती थी विद्यालय में, और हम लोगों की पिटाई हुआ करती थी। तो ये एक पेरेंट से एस्पेक्ट है मूल्यांकन, वो घर का मूल्यांकन करें, विद्यार्थी घर में कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को आप रेगुलर रिपोर्टिंग विद्यार्थी का पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए कि विद्यालय की गतिविधि के बारे में उनको पता चलता रहे। तो दीज आर द सम रोल्स ऑफ इवेल्युएशन इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। फिर आप क्या क्या नीड्स इसके बता सकते हैं, कौन कौन से नीड्स हो सकती हैं इवेल्युएशन की। तो कुछ नीड्स यहाँ पर आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है कि फुलफिल क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स, आपको कक्षा कक्ष के उद्देश्यों को फुलफिल करने के लिए इवेल्युएशन जरूरी है। भाई आप ऑब्जेक्टिव्स तभी फॉर्मुलेट करेंगे जब विद्यार्थियों का आप मूल्यांकन करेंगे। दूसरी बात, डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। हर विद्यार्थी की कैपेबिलिटी, क्षमताएं, एबिलिटी अलग अलग है, तो जब तक आप उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में नहीं डायग्नोस करेंगे तब तक उनका उपचार नहीं कर सकते। यदि उनका निदान नहीं, तब तक आप निदान नहीं कर सकते, उपचार नहीं कर सकते, जब तक कि उनकी समस्याओं के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो उसके लिए भी इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है डिटरमाइन रेडीनेस फॉर न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। आज आपने सेल पढ़ाई, कल आप उनको टिश्यू बताना है, सिस्टम बताना है, अर्बन सिस्टम बताना है, तो निश्चित रूप से आपको उनको इस बात के लिए तैयार करना होगा कि जो नया
अधिगम एक्सपीरियंसेस उनको आप गेन कराने जा रहे हैं, उसके लिए वो तैयार रहें, ये बात भी निर्धारित करना है। उसके लिए मूल्यांकन जरूरी है कि पीछे की चीजें वो पूरे पीछे की एक्सपीरियंसेस उनको खाएं कि नहीं। यदि नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आपने पीछे की लर्निंग एक्सपीरियंस उनको कराए हैं तो निश्चित रूप से आप अगला टास्क डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड फॉर्म स्टूडेंट्स क्लासरूम ग्रुप्स फॉर स्पेशल एक्टिविटीज, बहुत जरूरी है। जब आप विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी हर कार्य नहीं कर सकता, कोई लीडर नहीं हो सकता। जैसे आपकी की क्लास में कोई एक सीआर है, क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई एसआर है, स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो काम सारे लोग नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ तो जो स्टूडेंट काउंसिल है उसकी चुनाव पहले इस समय में देखते थे कि कैसे चुनाव हुआ करता था। तो क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करना, हो सकता है कोई ऐसा आपके विद्यार्थी हो जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हो, कोई बहुत अच्छा लिख सकता हो, कोई बहुत अच्छा डिक्टेट कर सकता हो, कोई बहुत अच्छा प्रैक्टिकल कार्य को कर सकता हो। तो आपको अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए भी कि किस स्टूडेंट्स की क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है, उसके आधार पे आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तो आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में स्पेशल एक्टिविटीज के लिए नहीं बांट सकते हैं। एंड assist स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, हर विद्यार्थी को नई सिचुएशन में, नए विद्यालय में, नई जगह पे एडजस्ट करना पड़ता है। और एडजस्ट करने के लिए पहले आपको विद्यार्थी का इवेल्युएशन करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा कि विद्यार्थी विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न प्रॉब्लम्स में कैसे एक दूसरे विद्यार्थी के साथ एडजस्ट करेगा। ये इसके लिए भी आपको इवेल्युएशन जरूरी है। और लास्ट आप कह सकते हैं प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल्स प्रोग्रेस, जब आप उनकी प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, कोई प्रतिवेदन यदि आप तैयार करेंगे तो उसके लिए भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन बहुत जरूरी होगा। तो दीज आर द सम नीड्स ऑफ इवेल्युएशन रिगार्डिंग एनी स्टूडेंट। अब एजुकेशन, सारा हम एजुकेशन की ही बातें कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो इन एजुकेशन इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द मेजरमेंट गैदर्ड इन द असेसमेंट। जब इवेल्युएशन की बात करेंगे शिक्षा में, बायोलॉजिकल साइंसेज में खासतौर से, तो आप बात करेंगे किसी चीज के बारे में उन विद्यार्थियों का मेजरमेंट करना, उसके आधार पर जो आंकड़े इकट्ठा हुए उसके आधार पर विद्यार्थियों का आकलन इकट्ठा करना। एंड टीचर्स यूज दीज इंफॉर्मेशन टू जज द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वाज इंटेंडेड बाय द इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट वाज लर्न। जो भी आपने अधिगम एक्सपीरियंसेस के उद्देश्य बनाए थे वो कहाँ तक अचीव किए जा सके हैं, कौन कौन सी चीजें बाकी रह गई हैं, ये शिक्षक को जानना जरूरी है। इसके बारे में वो निर्णय ले सके, जज कर सके, इसके लिए भी इवेल्युएशन शिक्षा में जरूरी है। एंड दे इवेल्युएट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट्स नो एंड अंडरस्टैंड। क्या चीजें जो भी आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया उसका इवेल्युएट करेंगे, तब आप निर्णय ले सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और क्या उनके लिए फर्दर आप प्लानिंग कर रहे हैं। एंड हाउ फार दे हैव प्रोग्रेस्ड एंड हाउ फास्ट, कितना उनकी प्रगति है और कितनी तेज गति से वो चीजों को सीख रहे हैं। एंड हाउ देयर स्कोर्स एंड प्रोग्रेस कंपेयर टू दोज ऑफ अदर स्टूडेंट्स, जब दूसरे विद्यार्थियों के साथ जब उनकी आप तुलना करेंगे, कंपेयर करना कि एक विद्यार्थी की प्रोग्रेस इतनी है, फला विद्यार्थी की प्रोग्रेस क्यों रह गई पीछे, तो इस चीजों के बारे में आप शिक्षा में उनकी प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां पर आप मेजरमेंट, असेसमेंट और इवेल्युएशन से संबंधित और मटेरियल आप देख सकते हैं। फर्दर यदि किसी की कोई क्वेरी हो तो हम लोग आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ बात कर सकते हैं। बोलिए। हेलो। सुन रहे हैं आप लोग? Yes, sir. हाँ तो बताइए, कोई प्रश्न? या आप लोग कोई चीज जोड़ना चाहते हैं? कुछ नहीं? पता नहीं सुनते भी हैं आप लोग कि नहीं? हैं आप लोग क्लासरूम में?
यस सर, यस सर, सर सुन रहे यस सर। हैं।